तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है, ये हमारा आज का डिस्कशन है। तो जैसे फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, एक पिक्टोरियल व्यू देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, हम किसी भी फील्ड के लिए सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, और फील्ड भी दो तरह के होते हैं, वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड। एक्चुअली फील्ड का जो मीनिंग है वो मैथमेटिकली समझा जा सकता है कि फील्ड क्या चीज होता है, स्केलर फील्ड हो या वेक्टर फील्ड हो। ठीक है, दोनों के लिए ये बात सही है। एक्चुअली फील्ड का मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है कि अगर हम किसी क्वांटिटी की वैल्यू हर एक पॉइंट पर कुछ वैल्यू अगर हम असाइन कर सकते हैं, देन वी विल से दैट वी हैव डिफाइंड अ फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा रूम है, रूम में डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर हम देखें, डिफरेंट पॉइंट्स पर थर्मोमीटर लगाकर देखें तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर की कुछ वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। रूम के हर पॉइंट पर हम कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वो डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकती है। जैसे गर्मी के टाइम में जो सीलिंग है, सीलिंग की साइड में अगर धूप लग रही है तो वहां पर ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फ्लोर के साइड में टेम्परेचर कम होगा, कॉर्नर में कुछ और होगा, वॉल्स के साइड में जहाँ विंडो है वहाँ कुछ और होगा। तो इस तरह से एक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर फील्ड जैसे ये हुआ, और टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक एग्जांपल हुआ स्केलर फील्ड का। वेक्टर फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पर स्पेस में अगर मान लो कहीं पे कोई चार्ज्ड बॉडी रखा है तो उसके चारों ओर, उसके सराउंडिंग स्पेस में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन विल ऑल्सो बी देयर। वहां पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे टेम्परेचर के केस में डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो द फील्ड इज ए स्केलर फील्ड। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो इट बिकम्स अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो फील्ड का ये मतलब होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें पता हो कि यहाँ पर इस क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डिफाइन किया था कि ऐसे एरोज हैं, ये एरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मैग्नीट्यूड है और क्या डायरेक्शन है। सपोज ये पॉइंट यहाँ पर हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी इन पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं, मान लो कि यहाँ पर है E1, यहाँ पर है E2 और यहाँ पर है E3। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी पर डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, सेम वैल्यूज भी हो सकते हैं। तो उनको हम इन एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज एरोज का मतलब है कि वहाँ हम डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नोन है, मान लो कि E वैल्यू है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से होकर के पास हो रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रॉसिंग एनी सरफेस लाइक दिस इन द डायग्राम। देखो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। सिंप्लिसिटी के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है अभी समझने के लिए। ये यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर समझने के लिए जस्ट बिगिनिंग है क्योंकि इस टॉपिक की, तो हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज E, और ये किसी सरफेस से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक सरफेस है, इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पास हो रहा है। ये सरफेस था हमारा। ठीक है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस का सरफेस एरिया सपोज हम मान लेते हैं S सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इस सरफेस के डिफरेंट पॉइंट से हम देखें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है। तो इन पॉइंट्स पर इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। यहाँ पर 1 2 3 ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। बट इफ समबडी सेज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो ये एक ऑब्वियस सा कैलकुलेशन है कि अगर एक पॉइंट से हमें पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो पूरे सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा वहां से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ये मालूम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसको समझने के लिए तुम
ऐसे समझ सकते हो जैसे कि धूप में अगर हम जाएं, ठीक है, धूप में जाएं, और ये बहुत आसान एक्टिविटी है, खुद से भी करके देख सकते हैं। धूप में जाना, एक कॉपी या कोई नोटबुक या कोई बुक या कोई भी ऐसा प्लेन सरफेस लेके चले जाना धूप में, और वहां पर उसके शैडो को देखना, ठीक है। और ये एक्टिविटी तुम्हें तब आसानी से और समझ में आएगी जब दोपहर का टाइम हो। इट मीन्स व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव आवर हेड, ठीक है, उस टाइम में समझना आसान होगा। और अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखें अपने नोटबुक को, तो देखना कि नीचे फ्लोर पे, छत पे या जमीन में कहीं भी फ्लोर पे देखना, वहां पर जो शैडो बनेगा वो मैक्सिमम एरिया होगा। और जैसे जैसे हम उस नोटबुक को रोटेट करेंगे, अगर हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है तो मैक्सिमम साइज का शैडो बनता है, उसका एरिया मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने नोटबुक को रोटेट करेंगे, वर्टिकल प्लेन में जैसे जैसे लाएंगे, वैसे वैसे जो शैडो नीचे बन रहा है उसका साइज घटता चला जाएगा, तो बहुत ही छोटा होगा, एक बस लाइन जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा था अपने सरफेस को, तब उस सरफेस के हर एक पॉइंट से सन रेज पास हो रहे थे, हर एक पॉइंट से सन रेज पास हो रहे थे, और इसीलिए हमें मैक्सिमम साइज का शैडो मिला, ठीक है, हर एक पॉइंट से जब सन रेज पास होंगे। लेकिन जब हम सरफेस को कर देते हैं फ्लोर के या कह लो ग्राउंड के नॉर्मल डायरेक्शन में, उस समय सन रेज उस सरफेस से पास नहीं होते हैं, ठीक है, और इसीलिए शैडो का साइज ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और अगर सरफेस किसी एंगल पर हो, यानी कि ना तो हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारे सन रेज सरफेस के साइड से पास हो जाते हैं और सरफेस के अंदर से पास नहीं होते हैं। जब हॉरिजॉन्टल था तो मैक्सिमम सन रेज पास होते हैं, जब हमने किसी एंगल पर झुका दिया, यानी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, तो वैसे वैसे नंबर ऑफ सन रेज पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया विल गो ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि सरफेस और सन रेज के बीच में कितना एंगल है, इस बात पर भी शैडो डिपेंड करता है। अब ये शैडो वाली बात यहाँ पर क्यों कही गई है? अब ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पर ध्यान दो। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये सन रेज है, ठीक है, सपोज ये सन रेज हैं, या कोई भी, मान लो हमने एक टॉर्च ले लिया है, ठीक है, टॉर्च से आने वाली लाइट है, सपोज ये लाइट रेज है, ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं, और हमने बीच में कोई सरफेस को रख दिया है, तो क्या होगा कि लाइट रेज जो आ रहे हैं वो सरफेस से रुक जाएंगे और अदर साइड में हमें एक शैडो दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम सरफेस को रोटेट करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, शैडो का साइज छोटा हो जाएगा। और जब सरफेस का प्लेन लाइट रेज के पैरेलल हो जाएगा, तब बहुत ही कम लाइट रेज पास होंगे या नेग्लिजिबल लाइट रेज पास होंगे और शैडो लगभग गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइट रेज आ रहे थे, जब हमने सरफेस को, देखो दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करके देखो, दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करो, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाले केस में जो लाइट रेज हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, हमने लाइट रेज कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है कि सरफेस का प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, एस इज नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस केस, और इस केस में क्या हुआ, एस यानी कि सरफेस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दोनों केस में क्या दिखाई देगा, या तुम ऐसे बोलो कि लाइट रेज और ये नोटबुक वाला केस है, तो किस केस में शैडो बड़ा दिखाई देगा? इस केस में मैक्सिमम साइज का शैडो बनेगा, तो हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। और इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, जो शैडो का साइज होगा, जो शैडो है वो दैट इज सिमिलर टू फ्लक्स, ऐसा बोल सकते हैं। इस केस में जो शैडो का साइज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, यानी कि मिनिमम फ्लक्स। ठीक है, तो with this discussion we can understand that the position of the surface with respect to electric field
इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर बात यह आती है कि ई तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, वेक्टर क्वांटिटी था, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, लेकिन सरफेस को हम डायरेक्शन कैसे दें? सरफेस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, सरफेस एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच एंगल बताना है। जैसे ये तो सिंपल केस थे, नॉर्मल वाला केस था और पैरेलल वाला केस था, दीज आर सिंपल केसेस। हम स्पेसिफिक केसेस इनमें बताना आसान है, इनमें आसानी से हम बता सकते हैं कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल सरफेस का क्या मतलब है एंड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स व्हाट, ये दोनों बातें हम आसानी से बता सकते हैं। बट इफ देयर इज एनी जनरल कंडीशन, जनरल पोजीशन अगर हो, यानी कि ना तो 0 वाला केस हो ना 90 वाला केस हो, कोई जनरल कंडीशन हो, इन दैट केस हाउ टू डिफाइन द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। तो इसका सोल्यूशन है कि एक और क्वांटिटी यहां पर डिफाइन की जाती है जिसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर बहुत ध्यान से समझना है, एरिया वेक्टर का क्या मतलब है, और यू कैन से सरफेस वेक्टर ऑल्सो, कुछ भी कह सकते हैं, एरिया वेक्टर और सरफेस वेक्टर। अब ये सरफेस वेक्टर और एरिया वेक्टर क्या चीज है? ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। तो सरफेस वेक्टर का मतलब होता है कि सरफेस के नॉर्मल अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं, किसी भी सरफेस के नॉर्मल अगर हम एक वेक्टर बनाए तो उस सरफेस वेक्टर को, उस वेक्टर को बोलते हैं सरफेस वेक्टर। सपोज हमारे पास एक सरफेस है और इसके नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं तो वो कहलाता है सरफेस वेक्टर। ठीक है, अब ये सरफेस वेक्टर कैसा होगा? सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन तो दो पॉसिबल हैं, एक ऊपर की तरफ भी हो सकता है, एक नीचे की तरफ भी हो सकता है। जैसे अगर हम एक सरफेस ले लेते हैं, मान लो ये हमने एक सरफेस ले लिया ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सपोज ये एक सरफेस रखा हुआ है और इसका एरिया है S, ये सरफेस हो गया और इसका एरिया मान लो हो गया S, सपोज ये इसका एरिया है S। तो अब अगर हमें इस पर नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना है, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक नॉर्मल वेक्टर हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल वेक्टर हम इधर भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम अपवर्ड डायरेक्शन में बनाए, कोई बोल सकता है कि भाई हम तो नीचे की तरफ बनाएंगे। तो इनमें से कौन सा सही होगा? मान लो किसी ने ऐसे बनाया, नीचे की तरफ एक वेक्टर बनाया, सो विच वन इज करेक्ट? ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो सरफेस वेक्टर बनाया जाता है दैट इज ऑलवेज ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन में हम सरफेस वेक्टर बनाते हैं। अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है? देखो, एक्चुअली जब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ऐसे प्लेन शीट जैसा सरफेस नहीं होता है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक केस है, बहुत ही इजी केस है। बट जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और असली बात तो ये है कि जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सरफेस की वजह से ही डेवलप किया गया, क्योंकि वहां पर एरिया कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। अगर हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का सरफेस है तब तो आसानी से एरिया कैलकुलेट हो जाता है। बट मोस्टली यहाँ पर जो फ्लक्स का कैलकुलेशन है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए हमें करना होता है। ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस के केस में एक इनसाइड, अगर सपोज कोई रूम है वो बंद है तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो रूम के बाहर हो गए या रूम के अंदर हो गए। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो उस केस में जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल होता है, बाहर की तरफ होता है, दैट इज ट्रीटेड एज एरिया वेक्टर और सरफेस वेक्टर। ठीक है, अब ये क्लोज्ड और ओपन सरफेस का मीनिंग क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, अगर बॉक्स का लिड हम हटा देते हैं, हमारे पास एक बॉक्स था ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का ये बॉक्स है, जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर हो, किसी भी शेप का हो सकता है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसे रेक्टेंगुलर ले लिया है। तो अगर बॉक्स का लिड हम लगाकर रखते हैं तो फ्रॉम ऑल साइड यू कैन सी द बॉक्स इज क्लोज्ड, सभी तरफ से ये बॉक्स क्लोज्ड है। लेकिन अगर हम इस बॉक्स का लिड हटा देते हैं, सपोज हमने बॉक्स का लिड हटा दिया, तो अब ये क्लोज्ड सरफेस नहीं कहलाएगा, दिस इज नॉट ए क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि इसमें ऐसे समझ सकते हो कि बॉक्स के बाहर जो एयर है और यहाँ अंदर जो एयर है दोनों सिमिलर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लोज्ड सरफेस तब हम कहते हैं जब इनसाइड और आउटसाइड की कॉन्सेप्ट आती है, यानी कि जब हम बोलें अंदर और बाहर की कॉन्सेप्ट हम कहें
देन ओनली वी कैन से द सरफेस इज क्लोज्ड। इन दिस केस सरफेस इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। और अगर बॉक्स का लिड हम लगा देते हैं देन इट बिकम्स ए क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस के केस में जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है दैट इज ट्रीटेड एज सरफेस वेक्टर, ठीक है। तो ये जैसे ऑलमोस्ट क्यूबिकल बॉक्स है तो इसके 6 सरफेसेस हैं, 6 फेसेस। तो हर सरफेस में हम 2 नॉर्मल बना सकते हैं, एक बाहर की तरफ और ऐसे अंदर की तरफ। लेकिन अंदर की तरफ जो नॉर्मल जाएगा उसको एरिया वेक्टर नहीं माना जाता है। जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल होगा दैट इज ट्रीटेड एज एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये अपर सरफेस पर जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से होगा, जो फ्रंट साइड की सरफेस है उस पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, जो इस साइड की सरफेस है उस पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा। यानी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर हम बनाते हैं दैट इज ट्रीटेड एज एरिया वेक्टर, ठीक है। ये जो बॉटम सरफेस है इसमें आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे होगा, नीचे की तरफ जाता हुआ। अगर ऐसे बना दिया तो ये याद नहीं रखना है कि अपवर्ड होगा तो लेंगे उसे और डाउनवर्ड होगा तो नहीं लेंगे, बट हमें क्या देखना है कि सरफेस से आउटवर्ड होना चाहिए, ठीक है। द एरिया वेक्टर हैज टू बी डायरेक्टेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। तो अगर हम इमेजिन करें, ये जो स्क्रीन पर हमें सरफेस दिखाई दे रहा है ये बॉक्स का ही सरफेस है, ठीक है। मान लो कि एक बॉक्स का सरफेस है, एक बॉक्स बना ही लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। सपोज ये हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहां पर बनाया, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो इस बॉक्स के 6 सरफेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हर सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर बनाएं तो वो कैसा होगा? टॉप सरफेस के लिए ऐसे होगा एरिया वेक्टर, इस तरह से। बॉटम सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यानी सरफेस से बाहर की तरफ होना चाहिए। इस सरफेस के लिए ऐसे होगा, इस सरफेस के लिए ऐसे होगा। जो फ्रंट साइड में सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा। जो बैक साइड में सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। इट मीन्स कि अगर बॉक्स क्लोज्ड है और उसके सभी सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर बनाएं तो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन वाला जो वेक्टर होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज एरिया वेक्टर। अब ये जो सरफेस है, अगर इस सरफेस को भी हम मान लें कि ये बॉक्स का टॉप सरफेस है, ठीक है, देन ये जो ऊपर की तरफ वेक्टर बना हुआ है दैट विल बी ट्रीटेड एज एरिया वेक्टर। और ये वाला एरिया वेक्टर नहीं माना जाएगा बिकॉज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो अब हमने एक वेक्टर डिफाइन कर लिया जिसको हम कहेंगे एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उस एरिया का कितना एंगल बन रहा है, वो नॉर्मल डायरेक्शन में है या पैरेलल डायरेक्शन में है। नाउ वी कम टू दिस डायग्राम अगेन। फर्स्ट वाले केस में अगर हम एरिया वेक्टर बनाते हैं, फर्स्ट वाले केस में हमने अगर एरिया वेक्टर बनाया तो वो कैसा होगा? सरफेस पर नॉर्मल होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, या ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये बॉक्स के राइट हैंड साइड में जो सरफेस था उसके जैसा दिखाई दे रहा है। तो आउटवर्ड नॉर्मल हमने ये बनाया, तो इस एरिया वेक्टर को हम नाम देंगे एस वेक्टर, ठीक है। अब एस वेक्टर का मीनिंग क्या है, या एस वेक्टर नाम क्यों दिया? ए वेक्टर भी दे सकते थे, एरिया वेक्टर कहो या सरफेस वेक्टर कहो एक ही बात है। इस सरफेस का एरिया था एस और हमने इस वेक्टर का नाम लिखा एस वेक्टर, ठीक है। इस केस में देख सकते हो कि एस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। जरा ध्यान से समझना है इस बात को, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये गलती अक्सर होती है। और इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में अगर हम एरिया वेक्टर बनाते हैं तो वो कैसे आएगा? सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। ये एरिया वेक्टर आया, ये हमारा एस वेक्टर हुआ। और यहां पर एंगल कितना है? यहां पर एंगल है π/2, ठीक है। अब बहुत ध्यान से बात को समझेंगे। फर्स्ट वाले केस में देखो, when the surface is normal to the direction of electric field, ठीक है, then theta is 0, and when the surface is parallel to the electric field, theta is π/2। अब ये थोड़ा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी तुम्हें स्टेटमेंट लग रहा होगा, ठीक है। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो थीटा हो जा रहा है π/2,
और जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है तो थीटा हो जा रहा है 0। ये तो कॉन्ट्रेडिक्टरी बात दिख रही है। तो इसमें ये याद रखना है कि हमें जो एंगल मेजर करना होता है, द एंगल इज टू बी मेजर्ड बिटवीन द एस वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, एस वेक्टर, व्हाट इज एस वेक्टर? एस वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल नहीं देखना है, सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल देखना है। ठीक है, अगर ये बात याद रहेगी तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से कंफ्यूजन आता है वो नहीं होगा। क्लियर? फिर से रिपीट कर देते हैं। व्हेन द सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल 0 विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन द सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज π/2। डायग्राम से ये बात समझ सकते हैं। यहां पर देखो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये वाला एंगल है, ये एंगल। ठीक है, सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा दूसरा वाला केस था उसमें अगर देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो ये रहा π/2। ठीक, और इस वाले केस में थीटा है 0। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब अगर हम सरफेस को रोटेट करेंगे तो उस पर जो सरफेस वेक्टर बनाया वो भी साथ साथ रोटेट होगा, और फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है। ठीक, मान लो कि सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में था और एरिया वेक्टर इस तरह से था। अब जैसे जैसे सरफेस को रोटेट किया जाएगा साथ साथ एरिया वेक्टर भी रोटेट हो जाएगा, बिकॉज द एरिया वेक्टर हैज टू बी इन नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर वही फिर से धूप और नोटबुक की शैडो वाला एग्जांपल लें तो इस केस में क्या होगा? एरिया वेक्टर और जो सन रेस का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, और जैसे जैसे हम सरफेस को रोटेट करेंगे और इस केस में आने के बाद में एरिया वेक्टर और सन रेस के बीच में एंगल हो जाएगा π/2। ठीक है, और ये कोई और पोजीशन होगी, ना 0 है ना π/2 है। ये 0 पोजीशन, ये π/2 पोजीशन, दिस इज समथिंग बिटवीन 0 एंड π/2। ठीक है, नाउ सी, अब हमने 3 चीजें समझ ली हैं। 3 चीजें क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन, दूसरी चीज सरफेस वेक्टर और उसका डायरेक्शन, तीसरी चीज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरह से हम समझ सकते हैं कि फ्लक्स का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे केवल कि फ्लक्स क्या होता है, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through an area or a surface, anything you can write. Electric field passing through an area. So it is defined as the scalar product of electric field vector and area vector. ठीक है, क्यों स्केलर प्रोडक्ट ही किया? वेक्टर प्रोडक्ट भी कर सकते थे, ये भी समझ में आएगा। ये जो सिंबल है दिस इज रेड एज फाई, पता ही होगा, फी नहीं है, फाई है, और इसमें हमने सबस्क्रिप्ट में ई लिख दिया है बिकॉज आगे हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही बनाया गया था, बाद में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज किया गया। तो E.S इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने इसे स्केलर प्रोडक्ट ही क्यों किया, वेक्टर प्रोडक्ट भी कर सकते थे। तो स्केलर प्रोडक्ट अगर करते हैं तो हमें मिलता है E का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ES cos थीटा। तो अब जरा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा कि क्यों स्केलर प्रोडक्ट किया है। E इंटू S और cos थीटा, इनको अलग अलग करके देख सकते हैं। E इंटू S क्यों किया? क्योंकि यहां पर बिगिनिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि अगर एक पॉइंट से E इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो S एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। ठीक है, एक पॉइंट, एरिया के एक पॉइंट से E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो S एरिया से कितना फील्ड पास होगा, दैट विल बी ES। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एरिया S।
एंड कॉस थीटा हमने क्यों यहां पर लिया, क्योंकि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना फ्लक्स पास होगा। तो अगर हम कैलकुलेट करके देखें दोनों केसेस में, कौन से केस, दो एक्सट्रीम केस ले लेते हैं, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस, यानी थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू π/2। सो व्हाट इज थीटा इक्वल टू 0 केस व्हेन द सरफेस इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड what is the theta equal to π/2 case when surface is parallel to the electric field। फिर हम देखेंगे कि क्या मैथमेटिक्स हमारे डिस्कशन के साथ मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है, बिकॉज मैथमेटिक्स और जो हमें दिखाई दे रहा है नेचर में यानी कि फिजिक्स, दोनों मैच करने चाहिए। तो सपोज हमने लिया इफ द सरफेस इज parallel to electric field, parallel to the direction of electric field. Now if the surface is parallel to the electric field, then what will be the value of theta, because theta is the angle between surface vector and electric field, ठीक है। So in this case theta will be π/2। देखो फिर से डायग्राम दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। When surface is parallel to electric field, this is the case, when surface is parallel to electric field, theta is π/2। Now calculate flux according to this relation. What do we get? Phi Es cos π/2, it comes out to be Es cos 0, sorry cos π/2 is 0, ये 0 हो जाएगा। सो द फ्लक्स बिकम्स 0, यानी सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात छूट गई है, वो ये कि ये जो हम एस वेक्टर लिखते हैं, एस वेक्टर की डायरेक्शन का तो हमने डिस्कशन किया, बट इसके मैग्नीट्यूड का डिस्कशन नहीं किया, बिकॉज ये एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। तो जो एस वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड, सरफेस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, तो सरफेस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस सरफेस एरिया के बराबर होता है, जितना ये एरिया है। सपोज ये एरिया अगर होता 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर S का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और S कैप तो पता ही है, ये S कैप है, यानी डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जब हमें स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट करना होगा, तो ये जो कैलकुलेशन में यहाँ S दिखाई दे रहा है, ये वाला S, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सरफेस का एरिया कितना है, ठीक है। तो व्हेन द सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वी गॉट 0 फ्लक्स, एंड व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट केस थीटा इज 0। So phi यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस व्हेन द सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हियर वी गेट cos 0 एंड फ्लक्स कम्स आउट टू बी Es, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। यानी सबसे बड़ा शैडो किस केस में बनता है, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि सन रेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। अब ये दोनों रिजल्ट्स को हम चेक करके देखते हैं हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सही आ रहे हैं कि नहीं। जब सरफेस नॉर्मल था तो कैलकुलेशन ने हमें क्या दिया, सरफेस नॉर्मल था तो कैलकुलेशन ने हमें दिया मैक्सिमम फ्लक्स, और जब सरफेस पैरेलल था तो कैलकुलेशन ने हमें दिया 0 फ्लक्स। नाउ सी द डायग्राम, क्या ये बात डायग्राम से मैच कर रही है? बिल्कुल मैच कर रही है। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल था तो मैक्सिमम फ्लक्स हमें मिला, सी दिस मैक्सिमम फ्लक्स व्हेन द सरफेस इज नॉर्मल, और जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था, ये वाला केस, तो एक भी लाइन सरफेस को कट करके नहीं जा रही है, सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रही है, यानी कि फ्लक्स हैज टू बी 0। नाउ यू सी हियर द फ्लक्स इज 0, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब फ्लक्स मिनिमम होगा यानी कि 0 होगा। तो ये तो दो एक्सट्रीम केस थे, एक था π/2 वाला केस और एक था 0 एंगल वाला केस, ठीक है। लेकिन अगर कोई इन बिटवीन वैल्यू हो, ना 0 हो ना π/2 हो, तो फ्लक्स की वैल्यू भी ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, कोई बीच में कोई इंटरमीडिएट वैल्यू आ जाएगी। अब और एक बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
अगर सरफेस को रोटेट करते चले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से सरफेस को रोटेट करते हुए चले गए, जैसे ये वाला डायग्राम था, फर्स्ट वाला ही डायग्राम देख लो फिर से, ये डायग्राम, सरफेस को रोटेट करते गए और ये 0 डिग्री हो गया, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया, यानी कि थीटा 0 से बढ़कर π/2 हो गया। लेकिन अगर हम और ज्यादा घुमाते सरफेस को तो क्या होता, यानी कि थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी हो जाती, तब क्या होता? तो अगर हम कॉस फंक्शन देखें, कॉस का ग्राफ अगर देखें, तो कॉस फंक्शन में अगर देखें, अगर एंगल π/2 से 3π/2 के बीच में रहता है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस फंक्शन इज नेगेटिव। इस रीजन में कॉस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव रहती है। तो अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं E.S, ये हमारा फ्लक्स है, अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ES cos थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर π/2 और 3π/2 के बीच में है, इफ थीटा इज बिटवीन π/2 एंड 3π/2, देन cos फंक्शन इज नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाता है। अगर ये नेगेटिव हो गया तो हमारा फ्लक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है? यहां पर आ रहा था पॉजिटिव फ्लक्स, व्हेन द एंगल इज बिटवीन 0 एंड π/2, देन द फ्लक्स इज पॉजिटिव, बट in this case the flux has become negative because एंगल चेंज होने से cos फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अब ये नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।